बच्चों, पिछले दिन मैंने संसाधनों के नियोजन के बारे में पढ़ाया था। नियोजन के बाद आज हम भू संसाधन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे पास कुल कितना भूमि संसाधन है, ये बताते हुए उसका हम कितना उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं, इसके बारे में आज बताना है। इस पुस्तक के अनुसार पहले देखें, फिर मैं और समझाता हूँ। लिखा हुआ है, भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है, अतः उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए। भूमि एक कैसा संसाधन बताया? सीमित संसाधन है। न इसे घटाया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है। सीमित है, बिल्कुल फिक्स, समझिए, लिमिटेड, जिसे निश्चित है कहते हैं। अतः उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध ढंग से करना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ व भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप आदि पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र पर मैदान हैं, जिन पर कृषि एवं उद्योग से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं। पर्वत पूरे क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। हमारे देश के 30% भाग पर यहाँ पर जो है पर्वत पाए जाते हैं। इससे नदियों का प्रवाह सुनिश्चित होता है, साथ ही साथ पर्यटन विकास के लिए एक अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। यह पारिस्थितिक अनुकूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग पठारी क्षेत्र है। यह खनिजों, जीवाश्म ईंधन, वनों आदि को बृहद रूप में समाहित किए हुए हैं। कहने का मतलब है, पठारी क्षेत्रों में ज़्यादातर खनिज भंडार पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ये बात बताई गई। हमारे देश में हमने अभी बताया, हमारे देश क्या पूरे विश्व में भी कह सकते हैं कि भूमि एक सीमित संसाधन है। न इसे घटाया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है। तो इसका उपयोग नियोजन पूर्वक करना चाहिए, सुनिश्चित। अब भूमि उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? वन, कृषि कार्य के लिए, बंजर भूमि जो कृषि अनुपयुक्त है, कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि जैसे भवन, सड़क आदि, उद्योग आदि। पड़ती भूमि जो किसी काम की योग्य नहीं, अर्थात उसका उपयोग तो लोग करने लगे हैं चारागाह के रूप में, अनुपसारित के रूप में। विविध वृक्षों, बाग बगीचों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इन कार्यों में इस भूमि का उपयोग करते हैं। 1960 और 61 के दौरान हमारे देश में लगभग 46% भाग पर खेती की जाती थी। 46% भाग पर आज उसे बढ़ाकर 51% से अधिक भूभाग पर खेती की जाने लगी है। लगभग 5% भूभाग की वृद्धि की गई है। ये जो वनों को काट करके और साथ साथ रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का आदि का प्रयोग करके जो अनुपजाऊ भूमि है उसे बंजर भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करके उस पर खेती की जाने लगी है। उर्वरा शक्ति माने उसे उपजाऊ बना करके। तो इस तरह से लगभग 51% भूभाग पर हम खेती करते हैं। तो यहाँ पर जो 1960-61 के दौरान था, अभी हमने बताया था 46% भूभाग पर खेती होती थी और लगभग 18% भूभाग पर वन थे।
12% बंजर भूमि थी और 4 से 5% लगभग गैर कृषि कार्यों में प्रयोग किया जाता था और 4% लगभग चारागाह भूमि थी। और इसी तरह 2014 और 15 के दौरान, अब देखिए मैंने अभी बताया था 51% भूभाग पर खेती की जाने लगी थी, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोग खेतों में अपने मकान बनाकर रहने लगे, जिससे खेती योग्य भूमि या कृषि योग्य भूमि में कमी आई है। जहां पहले 46% भूभाग पर खेती होती थी, आज वही पुनः घटकर 45% भूभाग पर खेती की जाने लगी है। और वनों में भी विकास हुआ है, अर्थात वन जो पहले 18% भूभाग पर थे, आज वन हमारे आंकड़ों के अनुसार 23% भूभाग पर लगभग वन पाए जाते हैं। 5% भूभाग अभी भी कृषि योग्य नहीं, अर्थात बंजर भूमि है, और लगभग 3% भूमि आज भी परती पड़ी हुई है, जिसका उपयोग न हम कृषि कार्यों में करते हैं, न ही वनों के कार्य में, वनों के विकास में, पेड़ पौधों के लगाने में भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब इस तरह से ये भूमि उपयोग के आंकड़े पुस्तक में दिए हुए हैं। पेज नंबर 84 में आप लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करें, जहाँ न समझ में आए फिर पूछ लेंगे। इसके बाद में आज आपको उसी के अंतर्गत, भूमि उपयोग संसाधन के अंतर्गत ही हम आगे और थोड़ा बताना चाहते हैं। कहते हैं, लिखा है, विभिन्न प्रकार के भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक व परंपराएं भूमि उपयोग की स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, अर्थात 32,86,264 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल पाया जाता है। संक्षेप में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। परंतु इसके 93% भाग का ही उपयोग होता है, अर्थात इसके आंकड़े उपलब्ध हैं। 93% भाग के उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कहते क्योंकि पूर्वोत्तर प्रदेश के असम को छोड़कर अन्य प्रदेशों के सृजित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और चीन आदि के क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। चरागाहों के क्षेत्रफल में कमी होने से पशुधन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यदि भारत की परती भूमि को भी शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाए, तब भी देश के 54% क्षेत्रफल पर ही खेती कार्य संभव है। आप देखिए, पहले मैंने कहा था 51% भूभाग पर, इसमें क्या कह रहे हैं, यदि चरागाह भूमि को ये शामिल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 51, 4, 55, तो यहाँ आंकड़ों में दे रहे हैं लगभग 54% क्षेत्र पर खेती कार्य संभव है आज। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। या पंजाब और हरियाणा में 80% लेकर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% तक के पाया जाता है। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात का कारण कृषि योग्य दशाओं का अभाव है। जहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की भौगोलिक कमी पाई जाती है, जलवायु की विषमताएँ पाई जाती हैं, जिसके कारण वहाँ अच्छे प्रकार से खेती नहीं की जा सकती, अर्थात शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल केवल 10% ही भूभाग पाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्धारित 33% क्षेत्र पर वनों का उपलब्धता भी भारत में नहीं है। वन नीति के अंतर्गत एक बताया गया है कि जो भी देश हो
उसके लगभग 33% भाग पर वनों का होना आवश्यक है। ये 33% भूभाग पर वन नहीं है तो वहाँ की भौगोलिक दशा बहुत विषमकारी होगी, वहाँ की जलवायु में बड़ी विषमताएँ होंगी और वहाँ का मानव जीवन संकटमय होगा। पर्यावरण की समस्याएं बनती जाएंगी। तो कहते हैं किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी जो भी देश हो, जहाँ लोग निवास करते हों, उसके 33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। निरंतर भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन की अवहेलना करने के कारण भूमि संसाधनों का तीव्रता से निम्नीकरण हो रहा है। अब निम्नीकरण क्या है? निम्नीकरण का मतलब है भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी, और उर्वरा शक्ति में कमी होगी तो फसलों का उत्पादन नहीं होगा, फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो अनाज की आपूर्ति नहीं होगी, और जब अनाज की आपूर्ति नहीं होगी तो लोग खाद्यान्न की समस्या से ग्रसित होंगे। अब यहाँ पर दे रहे हैं भूमि के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब भूमि का संरक्षण कैसे किया जाए, निम्नीकरण को कैसे रोका जाए या भूमि का कैसे संरक्षण किया जाए। भूमि संसाधन का उपयोग मनुष्य आदिकाल से ही करता आ रहा है। वर्तमान में भी भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग मानव भूमि से ही प्राप्त करता है। हमारी 3 मूल आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये समस्त आवश्यकताएं हमारी भूमि से ही प्राप्त होती हैं। आज भारत लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। भारत के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वह निम्नीकरण पाई जाती है, अर्थात अनुपजाऊ लगभग पाई जाती है। इसमें लगभग 28% भूभाग निम्नीकृत वनों के अंतर्गत, 56% भाग 56% क्षेत्रीय भाग जल अपर्दित मतलब जल के कटाव से मिट्टी बह जाती उपजाऊ, और शेष क्षेत्र लवणी और क्षारीय है। लवणी का मतलब खारा या और जिसे कहते हैं ऊसर, आप लोग जानते होंगे। लवणी जिसमें नमक की मात्रा मिट्टी में अधिक हो, या ऐसे तत्व जिससे वहाँ पर फसल सही न हो सके, ऐसी भूमि क्षारीय भूमि कहलाती है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, खनन से भी भूमि का निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में खनन के कारण, वनोन्मूलन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अतिपशुचारण भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अधिक सिंचाई का भी प्रभाव पड़ता है। अतिसिंचित सिंचाई से या सिंचित क्षेत्र से मृदा में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या पैदा हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के कारण भी भूमि और जल में प्रदूषण वृद्धि हुई है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को वनारोपण, चारागाहों के उचित प्रबंधन द्वारा दूर किया जा सकता है। सबसे पहला है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण ही एक हमारी मूल जड़ है जो सभी समस्याओं को का जड़, मतलब उसको यदि समस्याओं का जड़ यदि वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात वृक्षारोपण बहुत ही आवश्यक है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण, औद्योगिक दूषित जल को शुद्ध करने के बाद विसर्जित करना भूमि प्रदूषण को रोकने के अच्छे उपाय हो सकते हैं। अब निम्नीकरण को रोकना है, अपरदन को रोकना है तो वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। इसके अलावा खेतों में मेड़बंदी करना, वर्षा के समय यदि मिट्टी का कटाव हो रहा है वहाँ पर ईंट पत्थरों द्वारा मेड़बंदी करना। वैसे तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाए जाएं, चारागाह को नियंत्रित किया जाए तो मृदा अपरदन या निम्नीकरण रुक सकता है। अब मृदा संसाधन क्या है इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। आप घर से पढ़ के आएँ, जहाँ समझ में आए फिर पूछ लें। ये पाठ आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में कराने को रह गए हैं।
कल हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन 2 या 3 करा देंगे। धन्यवाद।